अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। यूं तो हर दिन माँ का होता है, लेकिन आलमी तौर पे जो मई का सेकंड वीकेंड होता है, संडे होता है, जैसे कल भी मनाया जाएगा, आज भी, और डिफरेंट जगहों पे मदर्स डे या माँ का यौम मनाया जा रहा है। अब माँ का ख्याल तो हम सब रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए और हर रोज़ ही रखना चाहिए, लेकिन ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि इन दिनों पर हम ये एहसास कर सकें कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ किया है और कितना ज़रूरी है कि हम उनको रीपे करें। और इससे बेहतर क्या तरीका होगा कि हाँ, हम अपनी माँओं का ख्याल रखें, चाहे वो हमारी माएँ हों, चाहे वो हमारे बच्चों की माएँ हों, हमने उनका बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर माँ का ख़ास ख्याल रखेंगे तभी जो है बच्चे जो हैं वो अच्छे सेहतमंद हो पाएंगे। इसलिए आज का जो पूरा प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ के ऊपर है कि कैसे प्रेगनेंसी से पहले केयर करनी है, प्रेगनेंसी के दौरान करनी है, उसके बाद, और डिफरेंट किस्म के जो ख़वातीन के मसाइल है, क्योंकि हर खातून जो है वो कभी ना कभी माँ बनने के एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरती है। तो इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, डॉक्टर हिना नदीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिदा, आप कैसी हैं? मैं बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए डॉक्टर हिना कि जब हम बात करते हैं ना शादियों की, तो हम शादी की तैयारी तो खूब कर लेते हैं, कपड़े जूते वो सब कर लेते हैं, लेकिन एक बच्ची को हम न्यूट्रिशनली तैयार नहीं करते कि क्या वो रेडी है माँ बनने के लिए, क्या उससे पहले वो अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अपना कोई भी उसकी बीमारियां हैं उसको चेक कराती है, कंपैटिबिलिटी, ये जो प्री नेटल हमारी स्क्रीनिंग होती है, या एक बच्चा पैदा करने से पहले, प्रेग्नेंट होने से या हमल से पहले जो केयर ज़रूरी होती है, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे और बाद में डिफरेंट चीज़ों पे। सबसे पहले तो आजकल के बच्चों को ये नसीहत है कि प्लीज़ बैलेंस डाइट की तरफ चाहिए। बैलेंस डाइट नहायत ज़रूरी है आपके लिए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब आपकी खुराक का, डेली खुराक का हिस्सा होना चाहिए। पानी भी नहायत ज़रूरी है। ख़वातीन और बच्चियाँ आजकल डाइटिंग बहुत ही आम है, जिसकी वजह से उसमें ना सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स होते हैं उनकी कमियां भी आ जाती हैं। फिर प्रेग्नेंट होने के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर फ़र्ज़ करें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद बेबीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसियाँ गुजार लेती हैं तो फिर एंड में कहती हैं कि अब हमारा आप सी सेक्शन कीजिए, और इल्ज़ाम हम बेचारों पे आ जाता है कि भाई डॉक्टर ने सी सेक्शन कर लिया। हालांकि पेशेंट फिश होती है, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम में इतना स्टेमिना नहीं है कि हम जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकें। लेकिन मैं तो पेशेंट्स को, तो खैर मैं पेशेंट्स कहती ही नहीं हूँ, मैं उनको क्लाइंट्स कहती हूँ। एंड वी आर हु एवर नो मी, जो मुझे जानते हैं वो समझते, उनको पता है कि मैं उनके एज अ फैमिली उनको ट्रीट करती हूँ। तो मेरी पहली ही ये तरजीह होती है कि खातून नॉर्मली डिलीवर करें, क्योंकि उसके बाद बैक टू लाइफ वापस अपनी ज़िंदगी में आना नहायत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। तो सी सेक्शन से आप बच सकते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन ये है कि आजकल के बच्चे अगर अपनी माँओं की बात मानेंगे तो फिर बात तो माँ को सबसे बड़ा तोहफा जो है ना, आपके फूल बूटों की या तोहफों की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनकी बात ही मान लेना तो उनकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि पहले से स्क्रीनिंग जो है, आपने कहा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी। आजकल लड़कियां जो है वो फजूल किस्म की कीटो डाइट वगैरह ये ऐसी डाइट्स खाती हैं, खाली प्रोटीन खाती हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो आपने कहा ना, एक कार्बोहाइड्रेट भी होना है, प्रोटीन, रोटी चावल भी हो एक सही मिकदार में, साथ प्रोटीन हो, गोश्त हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। चलिए डाइट की बात हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो जैसे फॉलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, बहुत ज़्यादा बच्चियों में होती है, तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है? हमारे जो रिकमेंडेशन है WHO वगैरह की तरफ से, वो यही कहते हैं कि जो भी खातून प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, सो 3 माह पहले से उन्होंने फोलिक एसिड स्टार्ट करना होगा। रिकमेंडेड डोजेज 400 mcg है, माइक्रोग्राम, लेकिन हम लोग 600 mcg देते हैं। वो ख़वातीन तो वैसे भी प्री नेटली या प्रेग्नेंट होने से पहले तो सीरियस होती ही नहीं है, क्योंकि डाइट करनी है, अच्छा लगना है, शादी हो रही है, सो हम लोगों ने स्मार्ट नज़र आना है, बहुत प्यारा नज़र आना है, तो हम लोगों ने डाइटिंग करनी है। तो वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाती कि एक तरफ ठीक है, प्यारा लगना, खूबसूरत लगना हर एक औरत का बेसिक हक है, लेकिन साथ साथ वो अपने आप को डेफिशिएंट कर रही हैं, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, अपने आने वाले बच्चे की सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। सो जो भी ख़वातीन हैं जो कि चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हों, सो अपनी प्रेग्नेंट होने से 3 मंथ पहले से उनको फोलिक एसिड स्टार्ट करना होगा। इसके अलावा अपने रेगुलर हेल्थ चेक्स रखें, अपना ब्लड कंप्लीट पिक्चर कराएं, अपने हीमोग्लोबिन पे नज़र रखिए। बहुत आसान से तरीका है, आप अपने नेल्स देखिए, आप अपने नेल्स अगर आपके पिंक हैं, ठीक है, आपका बैठे बिठाए सांस नहीं फूल रहा, आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको थकन नहीं हो रही, सो इसका ये मतलब है कि आप में हीमोग्लोबिन ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं करा सकते तो ठीक है, बस आप यू कैन
मतलब इमेजिन कि यू आर वेल विद दैट। लेकिन अगर आपका नाखून भी पीले हैं, रंग भी पीला है, सुबह उठते हुए सुस्ती भी है, और फिर भी आप डाइटिंग किए जा रहे हैं कि हमें अच्छा दिखना है, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ ये भी है कि यंग लड़कियों को अंडा, दूध, गोश्त नहीं दिया जाता और वो कहा जाता है कि मैं नहीं, ये बहुत गर्म है इनके लिए, ये बहुत जल्दी जवान हो जाएंगी, और इस तरह की फजूल किस्म की बातें जो होती हैं, और उसकी वजह से उनके भाइयों को तो खिलाते रहते हैं लेकिन लड़की बेचारी को बिल्कुल नहीं खिलाते, और एज ए रिजल्ट जब वो प्रेग्नेंट होती है तब कमज़ोरी का शिकार होती है, और फिर जो औलाद होती है वो मज़ीद कमज़ोर होती है। तो इसके ऊपर भी बात कीजिए। ये सब फूड टैबूज हैं, इससे औरत की सेहत का कोई ताल्लुक नहीं है। इवन मैं प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन को ये कहती हूँ कि जो आपके जी में आता है आप खाइए, मगर पोर्शंस में। तो अंडा, दूध, दही ये खाने से ना कोई ठंडा पड़ता है और ना ही कोई गर्म होता है। जो एज हमारी प्यूबर्टी की है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो कम होती जा रही है, 10.5 ईयर्स तक आ गई है। अच्छा। सही हो गया। तो वो उसका ताल्लुक हमारे डाइट से नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है। तो वो अगर हम अपनी बेटी को अंडा ना दें या दें, वो तो कम हो रही है। सो अगर आप देंगे अंडा और अच्छी खुराक उसकी रखेंगे तो उसका आने वाली जो नस्ल होगी, जो आने वाले बच्चों की सेहतें होंगी, सो वो आप सिक्योर करेंगे और अपनी मतलब सेहतमंद नस्ल जो है उसको आप प्रमोट करेंगे। अच्छा, ये जो स्क्रीनिंग होती है कि मतलब रेगुलरली आप डॉक्टर के पास जाएं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, कहीं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन या एक्लम्सिया तो नहीं है, ये सारी स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है, कौन से इंजेक्शंस लगने चाहिए, ऑल ऑफ दैट वो थोड़ा सा मेंशन कीजिए। हम जैसे डॉक्टर्स जो कि बिल्कुल ही मरीज़ के साथ चिपके हुए होते हैं, तो मैं तो अपना एक प्रेगनेंसी प्लानर देती हूँ फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे WHO सिर्फ 5 to 6 विज़िट्स अलाउ करते हैं। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो बार बार हर माँ खातून का बग़ैर किसी वजह के डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ये रिकमेंडेड ही नहीं है। तो पहले वो विज़िट होता है जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आपको पता चले कि भाई आप प्रेग्नेंट हो गए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे तो आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है, अपने शौहर के साथ अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे आपने पूछना है क्या हम रेडी हैं। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का, लेकिन है वैलिड है, लोग फॉलो कर रहे हैं। किस लिए फॉलो कर रहे हैं? ताकि वो ये मालूम कर सके, इंसान है कोशिश तो करता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ वो हासिल कर सके अपनी मेहनत से। तो वो ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इसलिए करते हैं ताकि वो ये चेकआउट कर सकें कि क्या वो हेल्दी इनफ है प्रेगनेंसी में एंटर होने के लिए, और क्या उनका प्रेगनेंसी आउटकम हेल्दी होगा। वही बात कि हाँ हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। पहला विज़िट तब करना चाहिए जैसे ही आपको पता चल जाए कि भाई आप प्रेग्नेंट है। उसमें जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें आपकी ब्लड ग्रुपिंग आ जाती है, उसमें आपका CP आ जाता है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर आ जाती है, यूरिन आ जाता है, और एक HbA1c होता है या फिर RBS। तो HbA1c मैं इसलिए करती हूँ, इसको रिकमेंड करती हूँ, RBS को इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो खातून मेरे पास आ रही हैं कोई प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग तो उन्होंने मेरे पास की नहीं, न्यू पेशेंट है, तो मुझे नहीं पता कि उनका पास्ट में उन्होंने कैसे डायबिटिक थी या उनका क्या रिस्क फैक्टर है। तो पिछले 3 महीने का जो भी रिकॉर्ड होता है वो मेरे आगे HbA1c के फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी मदर को या आपकी बहनों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर, हाइपरटेंशन, एनीमिया या कोई और ऐसा इवेंट उनकी प्रेगनेंसी में गुजरा है जिसका जिक्र आप मुझे करना चाहती हैं। क्योंकि माओं की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क 25% बढ़ता है और बहन की वजह से आपका रिस्क 50% बढ़ता है। और अगर बहन और माँ को दोनों को सेम ही सिम्टम हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपका रिस्क 75% हो जाता है। आपने ब्लड ग्रुप की बात की तो उसमें थोड़ा सा बताएंगी कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप जो है फॉर एग्जांपल नेगेटिव है और बाप का पॉजिटिव है, या बाप का पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? स्पेशली आपके जो कहते हैं फर्स्ट बेबी पे नहीं पड़ता, सेकंड बेबी पे पड़ता है और फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाए इसके बारे में। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, सो RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बेबी में माँ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनको जॉन्डिस हो सकता है। वो फिर बहुत ही ज़्यादा, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे कि जॉन्डिस की वजह से अल्लाह ना करे फौत भी हो सकता है बेबी,
तो या फिर वो सिवियर एनीमिया के साथ पैदा हो सकता ठीक है। है। तो इस वजह से हमें जब पता लग जाए कि भाई माँ नेगेटिव है बाप पॉजिटिव है, तो आप एक काम करिए, आप क्यों प्राइमरी सेंसिटाइजिंग प्रेगनेंसी होने देते हैं? मतलब पहली ही प्रेगनेंसी में ही आप, जब आपको पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, आप RH एंटीबॉडीज़ का एक इंजेक्शन लगा लें, फुल 300 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये तब भी रिकमेंडेड है अगर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हों, तब भी ये होता है। कोई भी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसके बाद ये ड्यूरिंग, तो आपको ज़रूरी ये है। करना है। अच्छा, जब मिसकैरेज हो जाता है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि अक्सर मिसकैरेज हो तो उसके फ़ौरन बाद ही बेचारी वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो लोग कहते भी, एंकरेज भी करते हैं, तो ये कितना आइडियल गैप है? क्या कॉमन रीजंस है मिसकैरेज का, क्यों होते हैं बहुत ज़्यादा? कुछ तो चले कंडीशंस हमें पता है, लेकिन क्या वाकई बोझ उठाने से, बहुत एग्जर्शन से, स्ट्रेस से हो सकता है कि नहीं? और दूसरा, उसके कितने अरसे बाद आपको कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए? क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जो हमारी माएँ, हमारी नानियाँ और हमारी दादियाँ हमें बताती रही हैं कि भाई बोझ नहीं उठाना, हील के जूते चले नहीं एक कॉलर पहनने। पहले ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? चलें, सॉरी ड्रॉप हो गए। अच्छा, हील ओके। के जूते नहीं पहनने? हाँ, तो वो जो कहती हैं नानियाँ और दादियाँ, वो ठीक ही कहती हैं, क्योंकि जब हम लोग हील के जूते पहनते हैं, आप देखिए हम लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में सेंट्रल एक्सिस पे ही जोर आता है, और सेंट्रल एक्सिस में क्या पड़ा है? यूट्रस। यूट्रस में क्या है? बेबी। तो ऑब्वियसली आप बेबी के ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर डालते हैं। पाँव के बल नहीं बैठना, जाहिरी बात है, यूट्रस हैवी हुआ हुआ है, उसके अंदर बेबी है, जब पाँव के बल बैठेंगे तो आप यूट्रस को नीचे पुश करेंगे। सो ये नानियाँ दादियाँ जो थोड़ा बहुत कह रही हैं, सास अगर कुछ कह रही हैं तो सुन ही लेना चाहिए, उसमें फ़ायदा ही होता है। बिल्कुल तो एक ये बात बाकी है कि प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हर एक हिस्से के अपने अपने कॉजेज़ हैं। मिसकैरेज के डिटेल में जाएंगे तो जैसे अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। मिड ट्राइमेस्टर में अगर आपके खुदा न करे जो बच्चादानी का मुंह है वो अगर नाजुक है तो तब उसकी वजह से भी मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो सकते हैं। बाकी मिसकैरेजेस तो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं, अगर आपको कोई ब्लंट इंजरी हुई है या आप गिरे हैं या एक्सीडेंट हुआ है तो और उसकी कब वजह से आप भी फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं एक मिसकैरेज के बाद? देखें, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सेहत का लेवल क्या है। ठीक है। आप एकदम भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, डॉक्टर तो रिकमेंड करेगा कि भाई 6 मंथ्स, ये नहीं कि उन 6 मंथ्स में आप में कोई ऐसी एक चेंज आ गया है प्रेगनेंसी की वजह से जिसकी वजह से हम डर गए हैं और आप बीमार हो गई हैं, हम चाह रहे हैं नहीं, वो इसलिए हम आपको 6 मंथ्स का टाइम देते हैं ताकि आप दोबारा से रिवाइटलाइज हो जाएं, दोबारा से आप में ताकत आ जाए कि आप दोबारा से प्रेग्नेंट हों और फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी को हैप्पीली एंड हेल्दीली गुजार सकें। इस वजह से हम वो 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। अलबत्ता ये कि अगर आप भी सेहतमंद हैं, खुदा न करे कोई ऐसी वजह थी जो कि गुजर चुकी है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, तो अगर आप दोबारा जल्दी से भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं हो जाए, हम हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा नौजिया होता है लोगों को शुरू के वक्त, और बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं कि भाई हमें उल्टी आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, और फिर वो तरह तरह की दवाइयाँ लेना शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कीजिए कि जैसे पहले ट्राइमेस्टर में स्पेशली दवाइयों का यूज़ कैसे हमने मिनिमाइज़ करना है, खामखा की खुद से सेल्फ प्रिस्क्राइब दवाई नहीं लेनी। और बहुत सारी ख़वातीन तो जैसे आपको पता है दानों वगैरह के लिए, एक्नी के लिए दवाइयाँ लेती हैं जो बहुत टेराटोजेनिक होती हैं, जो फीटस को बहुत हार्म पहुँचाती हैं, स्पेशली जो आइसोटी रेटिनोइन है उसको लेकर आ जाती हैं, क्योंकि अभी अभी शादी हुई होती है तो उन्होंने क्लियर की होती है स्किन, और उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो थोड़ा सा दवाइयों के यूज़ को डिस्करेज करते हुए बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी साहिवाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम जरीना है। जी जरीना, पूछिए, क्या पूछेंगे आप? जी बच्चे को ना 4-5 माह हो गए, मेंसेस नहीं आ रहे। एज तो भी मेडिसिन, एज बताइए। एज 17-18 साल है। 17-18 साल है जी। हाँ जी। और इसका वजन ज्यादा है? नहीं, वजन नहीं है ज्यादा। अच्छा, और नॉर्मल ही है बिल्कुल। कोई बहुत ज्यादा बीमारी तो नहीं हुई अभी, कोई टाइफाइड किसी उससे गुजरी हो? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। कोई आप क्या- दवाई और कोई तो दवाई इस्तेमाल तो नहीं ले रही? और दवाई ली है, 3 हो गए दवाई ली है। कौन सी दवाई ली है? बताते हैं हम आपको कौन सी ये दवाई। ट्रेमोलिट है, प्राइमरी- ट्रेमोलिट। प्राइमरी- वो अच्छा, वो दवाई आपने खुद से ली थी या ना होने की वजह से ली थी? खुद से नहीं, डॉक्टर है इधर, नर्स है, हाँ मम्मा उसने लिख के दी थी। अच्छा चलिए ठीक है, आप आंसर सुनिए। इनको बताना है भाई, मेरा ख्याल है सेकेंडरी एमेनोरिया है ना जी, ये जी। तो इनका क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक 17 साल की
लड़की है और उसको नहीं हो रहे मतलब 6 to 7 months हो गए। सबसे पहले बात तो ये है कि 16-17 इयर्स की बच्ची है, जाहिर बात है पढ़ भी रही होगी, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई भी कर रही है। सो पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से भी एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, जी। वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पीरियड सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। एक बात ये हो गई। नंबर 2 ये हो सकता है कि भाई एनजाइटी है, वही टेंशन है, उसकी वजह से आपके साइकिल्स इरेगुलर हो गए। हार्मोन्स को अवॉइड करें, मतलब इतनी छोटी बच्ची 16-17 इयर्स की बच्ची आप किस तरह आप उनको हार्मोन्स दे रहे हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मौजूद हैं मार्केट में बेहतरीन किस्म के, जिससे आपके साइकिल नेचुरली रेगुलर हो जाएंगे। वाई हार्मोन्स? हार्मोन्स तो तब इंडिकेटेड हैं जब 3 माह तक आपके पीरियड्स ना हो और आपकी जो बच्चादानी की अंदर वाली झिल्ली है जो हर माह नीचे गिरती है और ख़वातीन को हर माह मरीज़ी आती है, वो झिल्ली 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, फिर हार्मोन्स इंडिकेटेड हैं कि विड्रॉल ब्लीड के लिए आप लोग हार्मोन दें। बस चले गए डॉक्टर के पास और आसान काम हो गया, डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इलाज किया है भाई, हमारे तो पीरियड जनाबे अली आ गए। और जैसे कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं और कहाँ से? हेलो, अटक से बोल रही हूँ, जी बताइए। नानकपुर से। जी पूछिए सवाल। मेरी पहली बेटी पैदा हुई है ना, जी पहली बेटी पैदा हुई है, फिर उसके बाद अमल नहीं लगा है ना, ये बीमारी आती है पे टाइम हो जाती है, टक लगता है, सही नहीं आता है। तो अब बेटी तो 5 साल की हो गई है, तो इसलिए 5 साल की हो गई है, तो अब क्या मसला है? अब ऐसे दवाई हो ना जैसे प्रेग्नेंट होने के लिए बीमारी ठीक हो जाए। बीमारी इरेगुलर साइकिल। अच्छा, इरेगुलर साइकिल पूल बोल रही है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल है, ठीक है। इन्होंने कोई, आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई कराया है? पहले करवाया था, तो वो कहती है आपकी पानी की रसोड़िया है ना, पॉलीसिस्टिक। ठीक है, आप ये जो है उनका आंसर पूरा सुनिए। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर दूसरी बच्ची को है, और कुछ को तो आपको पता है हमारे पास स्पेशली एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत ज़्यादा एक्नी के साथ, बालों के गिरने के साथ, वजन बढ़ने के साथ और ये इरेगुलर पीरियड्स के साथ आती हैं और बेशुमार हार्मोन्स ले चुकी होती हैं। तो इसके ऊपर प्लीज़ बात कीजिए। पीसीओ कॉज है इरेगुलर साइकिल्स का भी, और पीसीओ कॉज है इरेगुलर ब्लीड्स का भी, और पीसीओ कॉज है बिल्कुल ही एब्सेंट पीरियड्स का भी। ठीक है। इसके अलावा जिन ख़वातीन को बहुत लंबे अरसे के लिए लिकोरिया का प्रॉब्लम चलता है, उनके अंदर बच्चादानी का जो मुंह होता है ना, उधर बन जाता है ज़ख़म, सो फिर पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है। तो ये कहती हैं कि हमें इरेगुलर ब्लीड्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक कॉज होता है। अब इनको एग्जामिन करेंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, सो फिर ही हम किसी ख़ास नतीजे पे पहुंच सकेंगे। वैसे तो हम बता सकते हैं कि भाई आपको पीसीओ है तो आप ये वाला न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको लिकोरिया है तो आप ये वाली दवाई इस्तेमाल करें। थोड़ा सा, जब हम लिकोरिया की बात करते हैं, जो वाइटस डिस्चार्ज होता है जो रेगुलरली लोगों को आ रहा होता है, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाती है, वो ग्रीनिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है, स्मेल आने लगती है, तो फिर तो आप उसको डील करते हैं ना एज अ फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। लेकिन आम लिकोरिया जो कि कलरलेस होता है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? हमें जो वेजिनल डिस्चार्ज है उसकी 4-5 क्वालिटीज हमें याद कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? कहाँ से? जी कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सरप्राइजिंगली जी आपका सेहत सबके लिए मैं मेल कॉलर हूँ, नहीं कोई बात और नहीं, आई वुड लाइक टू टॉक टू डॉक्टर ताहिरा एज वेल एज डॉक्टर हिना। अगर आप जी यू आर ऑन एयर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि आप तारुफ करा दूं। मैं एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ, माशाल्लाह मेरी 3 बहुएं हैं, एक अदब बेटी है, 10 साल की एक एक मेरी पोती है और एक तकरीबन 9 साल की पोती है। तो मैं एक फीमेल ओरिएंटेड फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली कह लीजिए हूँ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ साइकिल में, हम लोग किसी कीमत पे भी अपनी बच्चियों को 10 साल के बाद या 12 साल के बाद एजुकेट नहीं करते। ना तो माएँ बताना पसंद करती हैं, ना ही स्कूल में उनको एजुकेट किया जाता है जहाँ पे फीमेल स्कूल्स हैं। मेरे जाती राय ये है कि स्कूल्स के अंदर चाहे वो गर्ल्स हों स्कूल या उनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मिक्स हों, सेपरेट क्लासेस 10 साल की उम्र के बाद या 12 साल की उम्र के बाद बच्चियों की अलग की जाए और उनको
सेक्स से रिलेटेड ना बताया जाए, लेकिन ऐसी मामला रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताए के जाए। बारे में बिल्कुल जी जी एग्जैक्टली जी। ताकि वो एजुकेट होना शुरू हो जाएं, और ना सिर्फ वो एजुकेट हों बल्कि उनकी वालिदैन को या वालिदा को बुला के उनकी भी काउंसलिंग की जाए। बिल्कुल। क्योंकि यूजुअली मेरी बीवी ये डिस्कस करते हैं कि जब वो तफाक से, मतलब जवानी की बात है कि भाई हो गए शुरू, पीरियड्स आने लगे तो हमें तो पता ही नहीं चला, तो हम तो रोने लगे और हम चीखें मारने लगे नहीं, और आप फिर बिल्कुल घर में आके सही बात रोना कर मच रहे हैं। गया। थैंक यू सो मच, आपने कॉल जी, किया। वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेल्स आर कॉलिंग इन एंड स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। बात बिल्कुल सही है, एजुकेशन होनी चाहिए और मेरा ख्याल है दोनों आदमियों की भी होनी चाहिए साथ, ताकि उनको भी ये ख्याल रहे कि जो एक औरत है वो किस चीज़ों से गुजर रही होती है। हर माँ माहवारी से गुजरती है, फिर प्रेगनेंसी में कैसे उसकी केयर होनी चाहिए, डिलीवरी में भी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे, आप जो बात करी थी ल्यूकोरिया की, कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, क्योंकि बेशुमार खवातीन इस प्रॉब्लम के साथ कंप्लेन कर रही होती हैं। 5 चीज़ें हमें वेजिनल डिस्चार्ज के साथ जो है ना हमें पता होनी चाहिए। एक कलर वाइट हो या ट्रांसपेरेंट हो। वाइट मतलब दूधिया वाइट। ठीक है। स्मेल नॉन स्मेली होना चाहिए। बिल्कुल। इचीनेस नॉन इची होना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट ना करे। सो ये 4-5 चीज़ें अगर किसी वेजिनल डिस्चार्ज में हैं, सो ये एक नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज है। क्योंकि अगर नहीं है ये 4-5 अगर चीजें, हाँ मतलब तो स्मेल है, कलर तो वो normal वेरिएशन है। है, अगर स्मेल है, कलर वेरिएशन है, इचीनेस है, आपकी सोशल लाइफ को खराब कर रहा है, तो फिर then you should एंटीबैक्टीरियल see your- एंड एंटी फंगल yes, you should see your जी। gynecologist. एक और कॉलर ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं फरा बात कर रही हूँ रामचंद से। जी फरा, बताइए क्या पूछेंगी आप? जी मुझे डॉक्टर हिना से मालूम करना था कि मेरी एज 43 ईयर्स है जी और मुझे 4 साल पहले कंसीव हुआ था, 4 साल शादी के बाद। जी तो मुझे वो 1 महीना 1.5 महीना कंसीव हुआ था, फिर वो मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने अभी भी कहा है कि बच्चा हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा। तो वो क्या वजह हो सकती है? और पीरियड्स वगैरह सही आ रहे हैं? सही आ रहे हैं अभी? और वो पहली प्रेगनेंसी थी? सही है। हाँ जो पहली पहली प्रेगनेंसी। थैंक यू जी। 43 इयर्स की हैं ये और 40 इयर्स की उम्र में इनको पहली प्रेगनेंसी हुई थी, वो भी शादी के 4 साल बाद हुई थी जो पहली थी। फिर वो नहीं रहा और अब वो कहती हैं कि 3-4 साल गुजर गए हैं, तो व्हाट कैन शी डू टू गेट प्रेग्नेंट? वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफर्टिलिटी है अभी इस तरह है कि हमें तो पहले तो कुछ टेस्ट रन करने हैं, इनके और इनके हस्बैंड के भी। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ खातून को पकड़े, हमने हस्बैंड के भी टेस्ट रन करने। अब ये हमें पता चले कि इनका जो पहला मिसकैरेज हुआ था उसकी टर्मिनेशन किस तरीके से हुई। बिल्कुल। कोई इंटरवेंशन की गई थी, मेडिकल टर्मिनेशन थी या फिर सर्जिकल टर्मिनेशन थी। सर्जिकल टर्मिनेशन अक्सर औकात ये जो देही इलाकों में होती है, दाई वगैरह करती हैं, बड़े अनहाइजीनिक कंडीशंस में करती हैं, उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे तो सारा कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये कि अंदर जो है ट्यूब ब्लॉक होती है। सो एक टेस्ट होता है जो आम फहम लैंग्वेज में जिसको ट्यूब टेस्ट कहते हैं, वैसे हम लोग HSG कहते हैं, हिस्टेरोसल्पेंजोग्राफी या हाइकोजी, या फिर ये कि लेपेन डाई टेस्ट वो जो कैमरे के थ्रू किया जाता है। सो वो करें, ट्यूब्स का पता लगाएं, अपना AMH वैल्यू का पता लगाएं, LH-FSH देखें। सिर्फ डॉक्टर के कहने से नहीं, इस चीज़ को प्रूव करें कि क्या वो वाकई ही सारा कुछ ठीक चल रहा है, और फिर उसको कंसीव करने की फिर कोशिश करें। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी मैं रुकैया मुजीब बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रुकैया पूछिए। जी मैं डॉक्टर हिना की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। चले वेरी नाइस। इन्होंने मेरे बच्चों का भी किया है ट्रीटमेंट वगैरह। अच्छा तो मुझे डॉक्टर हिना से पूछना था कि आजकल बच्चों में खासतौर पर जवान बच्चों में भी ये मसला शुरू हो गया कि हैवी पीरियड जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मुझे खुद भी इस चीज का मसला था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसमें से गुजर चुकी हूँ। अब आगे क्योंकि छोटी बच्चियों मतलब कि जवान बच्चियों में भी ये काम शुरू हो गया, तो ये क्या मसला है, क्यों हो रहा है आजकल? डाइट का मसला है या कोई हार्मोन्स का मसला है? तो इसके बारे में जरा आप गाइड प्लीज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेनोरेजिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग बच्चियों को होती है, उसकी वजह से उनकी लाइफ भी इफेक्ट होती है, स्कूल भी नहीं जा सकती। हमारे यहाँ तो फॉरन मेफेनेमिक एसिड या पॉन्स्टॉन खाली ले लिया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस हैवी मेनोरेजिया? नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये कि एनीमिया है तो ब्लीडिंग ही नहीं होगी। अच्छा। हालांकि एनीमिया है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी।
अच्छा, क्योंकि तो खून की सिर्फ कमी है तभी खून ज्यादा निकल। हाँ, तो वो दैट इज ये एक सर्काडियन रिदम स्टार्ट हो ठीक है। जाता है। तो बच्ची का ये चाहिए इनको कि सीपी वगैरह कराएं, आयरन सप्लीमेंट्स दें ठीक है। और अल्ट्रासाउंड कराएं, पता लगाएं कि ये वजह क्या है कि ये इतना हैवीली ब्लीड कर रही हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो भी एनीमिया की ट्रीटमेंट होती है, सबसे पहले हम कहते हैं भाई आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट में कम से कम 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होना चाहिए। इन्होंने खाने से पहले सादा पानी के साथ ये लेना होगा। ठीक है। और अगर तो फौलाद की कमी का चेक कराना है, चेक करना है आपका जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं कि आयरन की कमी है और आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं। अच्छा, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो ही बहुत ज़्यादा रही है तो लोग उसको रोकने के लिए जो मेफेनेमिक एसिड या ट्रांजमीन ले लेते हैं, क्या उनको खुद ये ले लेनी चाहिए कि नहीं? ये प्लीज़ बताइए। सब कुछ आप मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप एक चीज़ खरीदने बाजार जाते हैं, फर्ज कर एक सूट लेने के लिए बाजार जाते हैं, आप कितनी उसके पीछे ख्वारी करते हैं, और फिर टेलर तक, मतलब कलर भी देखते हैं आप, टेलर भी चूज़ करते हैं, डिज़ाइन भी देखते हैं, लेकिन एक दवाई खाते हुए आप ना खुद कभी पूछते हैं, ना सोचते हैं, ना डॉक्टर से पूछते हैं भाई आपने क्यों प्रिस्क्राइब की। आप डॉक्टर से पूछें कि आप क्यों प्रिस्क्राइब करें, और ख़ुद तो कभी भी नहीं लेनी। आप अपने साथ खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद योर हेल्थ, और अगर आप अपने सेहत के साथ खेल रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं राबिया बात कर रही हूँ मौजाबाद से। जी राबिया, पूछिए, क्या पूछेंगी आप? मेरा ना डॉक्टर साहब से सवाल है कि ना मेरे जो बेबीज है ना सीपी चाइल्ड पैदा होते हैं, अच्छा, तो ना इलाज वगैरह के बाद भी ना एक तो प्रेगनेंसी नहीं होती, और अगर होती है तो सीपी चाइल्ड। कितने हैं आपके, कितने हो चुके हैं सीपी चाइल्ड? 4। और अभी चारों हयात है? नहीं, एक बेटी मेरे पास रही है 5 साल जी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे सही बेटा दिया, बेटा है मेरे पास माशाल्लाह, वो 4 साल का है जी। लेकिन ना उससे पहले मेरा ना मिस कैरेज हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि आप ना आपका बच्चा आगे नहीं जा सकता, ग्रोथ नहीं कर रहा। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि ना आप एक दफा इस मतलब गुजरी है तो आप ना। ये 2 बच्चे आपके सीपी चाइल्ड है? जी, ये दोनों वो आप जो मेरे पास बेटा है ना वो ठीक है। अच्छा, वो ठीक है। बेटी पर बेटी सीपी चाइल्ड है? बेटी 2 बेटियां पैदा हुई थी सीपी चाइल्ड। तीसरा जो बच्चा था ना वो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि इसको जाया करवा दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, कहते कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये मतलब आपका सही नहीं होना, नॉर्मल नहीं होना। अच्छा, वो बच्चा कितना बड़ा है अभी? वो नहीं, वो फिर खुद ही जाया हो गया ना। कजन मैरिज है? कजन मैरिज है आपकी? हाँ, ये सब यही सवाल करते हैं, हालांकि कजन मैरिज नहीं है। अच्छा, नहीं है। कजन में दूर दूर तक उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, कुछ और पूछेंगे आप उनसे? और ऊपर से ना दूसरा मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं होती, बहुत लेट होती है। अच्छा। अब भी उस बच्चे को जाया हुए ना, अब 15 साल मेरी शादी को हो रहे हैं, मेरा एक ही बेटा है, जो 3 बच्चे हुए। ये ठीक है बच्चा आपका, ये वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, बहुत माशाल्लाह, बहुत स्कूल जाता है। ठीक है, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इनकी जी 4 प्रेगनेंसीज थी, इनमें से एक सस्टेन हुई है, बाकी वो कह रही हैं कि सीपी चाइल्ड थे और वो 5 साल में फौत हो गई, और बाकी शायद ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से अंदर ही जो है वो फौत हो गए। तो इनकी ये जो कंपैटिबिलिटी इशू है या जो कोई भी क्रोमोसोमल फॉल्ट है या जो भी है, इसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले तो ये कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने औलाद दी है, आपके घर में औलाद है, औलाद की नेमत से आप महरूम नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आगे के लिए प्लान करना और आगे के लिए विश करना गुनाह नहीं है, लेकिन फिर आपको कोशिश करनी होगी। हमारे पास वेरियस सेंटर्स हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, जहाँ पर हम लोग क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, माँ और बाप दोनों का। ठीक हो गया, आपके सैंपल्स जाते हैं बाहर मुल्क, और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं PGD वगैरह, कैरियोटाइपिंग। तो उसके थ्रू हम लोगों को 35-36 बीमारियों का, मौरसी बीमारियों का पहले से ही पता चल जाता है। PGD जो प्रोसेस है वो जेंडर सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन बेसिक उसका यही है कि उससे हमें ये 35-36 मौरसी बीमारियों का अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो एक तो प्लीज़ इसके साथ बार बार बच्चे पैदा करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने सारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली सीपी के भी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी और तरह तरह की और ऐसी बीमारियों के बच्चे फिर पैदा होते रहते हैं। जी अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी आज आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी सब तो आपने बहुत तफसील से बता दिया। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है जो सबके लिए है कि जो सिजेरियन बच्चे होते हैं वो माहें अगर किसी देहात से या कुछ अर्ली उनको पेन शुरू हो जाती है, बच्चा सिजेरियन होने वाला होता है लेकिन उस डेट से पहले शुरू हो जाती है,
ठीक है। तो उनको वहां से शहर तक लाने के लिए कोई ऐसी फर्स्ट एड या कोई ऐसी चीज आप बता दें कि वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। ठीक कि है। वो लाते लाते अगर उन कोई ऐसी फर्स्ट एड ले लें कि वो परेशान हो जाती हैं कि ये ऑपरेशन डे नहीं थी, हाँ डे तो वो पहले से कोई पेन शुरू हो लेबर जाए हो या गया कुछ उसका, और होते हाँ। वो सिजेरियन है, ठीक तो है। वो उस दौरान में क्या करें अगर कोई फासला है हॉस्पिटल तक लाने ठीक। के लिए। बहुत Thank you शुक्रिया, very much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा ही रेलेवेंट उनका क्वेश्चन है कि अगर इंडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल ब्रीच है या उसका वो पेल्विस छोटा है, या उसको डॉक्टर ने कहा है कि भाई सिजेरियन ही होगा आपका, और फिर उसको पहले पेन शुरू हो जाए और ये डिले तो होता ही है, तो फिर वो उसको कैसे वहाँ तक या तो डिले करें उसके लेबर को या क्या करें? सबसे पहली बात ये है कि अगर आप 36 वीक्स पे पहुंच गए हैं तो आपकी डॉक्टर जहां पर हैं आप वहां पर जाकर रहना शुरू करें। बिल्कुल। Elective, all elective cesareans are supposed to be done at 37 plus week. तो आप 36 वीक पे जाकर वहाँ पर रहना शुरू करें जहाँ पर आपकी डॉक्टर मौजूद है। ठीक है। एक बात फ़र्ज़ करें अगर दर्द शुरू हो गए तो आपके पास आपकी गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर ज़रूर होना चाहिए। अब उसको अगर दर्द शुरू हो गए वो आपका दर्द सर नहीं होना चाहिए, वो आपके अटेंडिंग डॉक्टर का होना चाहिए। सो वो उसको किस तरह मैनेज करे वो उसको गाइड करेगी। आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मैं सोचती हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता कि उनका क्या ख्याल होगा। इसको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अभी मेडिसिन ही हम दे सकते हैं, टोकोलाइसिस ही हम कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द इनके करने का इंडिविजुअल काम नहीं है। एग्जैक्टली जी, वो इनके करने का काम नहीं है। वो जो भी हम देंगे वो फिर निफिडिपिन देते हैं या फर्ज करें जो भी हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव होता है, तो वो इनके वो ये नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इनको पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए ऐसे केसेस को As स्पेशली, plan और चलना करीब चाहिए। रहना चाहिए जी। ताकि वो उधर तक वो ना हो। बिल्कुल। जब फॉल्स पेन्स भी तो होते हैं, जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को ये भी गाइड किए फॉल्स पेन क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल लेबर? 28 वीक ऑनवर्ड्स आपकी बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि सिजेरियन में एंड अप करें या नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप करें, आपका जिस्म तैयार होना शुरू हो जाता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपके ब्रेस्ट भी तैयार होना शुरू हो जाते हैं फॉर लैक्टेशन। वो एक और सवाल है कि भाई आप आगे करवाते हैं या नहीं करवाते, वो आपकी अपनी चॉइस है। एनीवेज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपका जो बच्चेदानी का मुंह है उसको तैयार करता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, उसको नरम करता है। तो फॉल्स पेन्स होते हैं इनिशियली रेगुलरली इरेगुलरली रेगुलर, ये कुछ किस्म का पैटर्न होता है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी लंबी ड्यूरेशन के लिए। इतने सिवियर नहीं होंगे, ये इसका वो है, चीखें नहीं निकलेंगी आपकी। 10 मिनट्स में 3 पेन और हर एक पेन 1-1 मिनट का है। ठीक है। 10 मिनट्स में 3 पेन और हर एक पेन 1-1 मिनट का है। सो ये वो टाइम है जब आपने अपनी डॉक्टर को बताना है और हॉस्पिटल पहुंचना है। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं और कहाँ से? कॉलर की जानिब है अब हम जी। अच्छा, कॉलर मेरा ख्याल थी और वो उन्होंने फिर होल्ड नहीं किया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने, हम बात कर रहे थे कि ये एक्लेम्पसिया जो होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मसला बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, और हम लोग जब खाना भी खाते हैं उसमें तो हम चीनी भी ज़्यादा कर लेते हैं, नमक भी ज़्यादा कर लेते हैं और डबल खा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये चला जाता है अननोटिस्ड। इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अमवात भी, मोर्टेलिटी की हम बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान में क्या रीजंस हैं? एक तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब माँ की अमवात का, और दूसरा इस एक्लेम्पसिया को कैसे रोका जाए? हमारा काफ़ी हाई है, हम 154 पे चल रहे हैं इस टाइम 2020 के कंसेंसस के मुताबिक। कोशिश है कि मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया जाए अपनी एफर्ट्स के थ्रू। हर एक डॉक्टर अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स करेगा और इंशाल्लाह हम ये रेट नीचे लेकर आएंगे। अज़म रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो रीज़न्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ये तो ज़ाहिरी बात है, अगर मदर को या बहनों को हुआ है तो वो मैंने आपको बताया कि इसी तरह 25% और 50% आपका रिस्क ज़्यादा होता है। करते रहना है बेसिकली, करते रहना है। 12 घंटे के फासले से आपने 2 दफ़ा अपना बीपी चेक करना है। अगर आप रिस्क है आपको, या आपको पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ था, या आप क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हैं, मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंसिव आउटसाइड द प्रेगनेंसी भी आपका बीपी ज़्यादा था, या फिर आपकी उम्र जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 30 साल से ज़्यादा है, तो आपने फिर 5वें महीने के बाद दिन में 2 दफ़ा 12 घंटों के फासले से आपने अपना बीपी चेक करना है। 2 तरीके मॉनिटर करने के, आसान तरीन तरीका ये है कि 160/90 की फिगर को याद रखें। अगर यहाँ तक आपका बीपी आता है या इससे ज़्यादा होता है, तब टाइम है कि आपने अपनी
गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और गायनाकोलॉजिस्ट अकेले में सारा कुछ नहीं करती, वो ज़ाहिरी बात है अपने साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेगी और वो आपकी फिर मदद करेगी और इलाज में आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, तो इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड बिल्कुल, प्रेशर को बिल्कुल, रिड्यूस करने के बिल्कुल लिए, जी। और उसको लेते रहना भी उतना ही ज़रूरी है? रेगुलरिटी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, 3 बातें उनको बताती हूँ, परसिस्टेंस, पेशेंस एंड टॉलरेंस। साबित कदमी, बर्दाश्त करना बात को, और रेगुलरिटी रखना अपनी मेडिसिन में। तो यही हर एक ट्रीटमेंट की कामयाबी का राज है। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अमेरिका से कहीं से भी आप दवाई मंगवा लें, असर नहीं करेगी। बिल्कुल जी। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? ओके, मुझे लगता है कॉल लाइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो ये जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि कहते हैं कि जी झिल्ली सामने आ गई, और या फिर बेड रेस्ट एडवाइस हो जाता है बहुत सारी ख़वातीन को, और जैसे पहले भी आपने कहा कि इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, गिरने का भी डर होता है, और उनको कहा जाता है, डॉक्टर कहता है कि भाई आपने बिस्तर पे ही रहना है, कुछ को वॉक कही जाती है, कुछ। और फिर जो सास हैं वो कहती हैं यूजुअली कि हमने भी 1000 बच्चे पैदा किए, हमने भी इतने बच्चे पैदा किया, तुम कोई निराली नहीं हो, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इस चीज़ को प्लीज़ बताइए कि हर शख्स जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी पेन भी, उसके प्रॉब्लम्स भी, उसके इश्यूज भी, और जो शौहर है और फैमिली है और ससुराल है, सबको जो है थोड़ा सा देखना चाहिए। एक तो शौहर को साथ रहना चाहिए, क्योंकि माँ ने अपने दर्द गुजारे हैं, चाहे वो सास है या लड़की की माँ है या लड़के की माँ है, उससे अपनी तकलीफ़ें देखी हुई हैं। सही हो गया। अगर वो आपको नसीहत कर रही है तो आई थिंक आजकल के ज़माने में 70 to 80% सिंसियरली नसीहत करती हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि वो वाली अब वो चीज़ रही है, लेकिन काफ़ी होती है। अच्छा, एनीवेज तो वो मतलब आपके फ़ायदे का ही कहेंगे। और ये कि एक प्रेगनेंसी दूसरे से नहीं मिलती, और एक जिस्म दूसरे जिस्म से नहीं मिलता। इसी तरह जो हमारी नानियाँ थी, दैट वाज द बेस्ट जनरेशन, देन आवर मदर्स वर गुड इनफ। हम थोड़ी बेहतर है, हमारे बाद तो जो जनरेशन है, ऑलवेज कॉल देम वो देसी चूचे। थोड़ी सी गर्मी लगती है, थोड़ी सी सर्दी लगती है, एंड देन दे आर डाउन। तो उनमें वो स्टेमिना एनर्जी नहीं है, ना ही आप एक्सपेक्ट करें वो अपना पढ़ लें, अपने आप को सही तरीके से रख लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनसे हमारी इतनी उम्मीदें नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या है बेसिकली, वो क्यों होता अगर है और आपका पीछे कैसे रिस्क हाई होता है? हाँ, अगर आपके हस्बैंड स्मोकर हैं, आपका हस्बैंड स्मोकर है, ये सुन लीजिए, तो आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, सारी चीज औरत पे नहीं डालनी होती। नहीं डालनी होती। सेकेंडरीली ये कि अगर आपको प्रीवियस कोई सिजेरियन हुआ हुआ है, या प्रीवियस आपकी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हुई है, या इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कम है, मतलब ये कि 2 प्रेगनेंसीज में 1 साल से कम गैप है, तो फिर आप देख लीजिए। अब ये मर्द हजरात कि अगर आप स्मोकर हैं और अगर आपने ब्रेक नहीं दिया एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ, लाहौर दरोगे वाले से। जी पूछिए शाइस्ता। मेरा मसला ये है कि मुझे 7 साल हो गए हैं शादी को जी, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी का मसला नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके और आपके हस्बैंड के टेस्ट हुए हैं सारे? जी। और सारे क्लियर है? जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल इनकी उम्र है, और ये कह रही हैं कि इनके सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं, कोई इशू नहीं है। आप सुनिए थोड़ा सा इनको फर्टिलिटी क्लिनिक्स के बारे में, और तो ये जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, IVF और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो कि ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके टेस्ट क्लियर हों और फिर भी वो कंसीव ना कर रहे हो, उसके बारे में भी गाइड कीजिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं, IUI, ओव्यूलेशन इंडक्शन, IVF, ICSI, ये सब इसी ज़ुमरे में आते हैं, PGT तक इसी ज़ुमरे में आते हैं। जो लोग जो हैं जिनकी अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी तो हम अब नहीं कहते, सब फर्टिलिटी इसलिए कहते हैं कि कोई ये नहीं होता कि बाय बर्थ कोई खातून जो है वो माँ नहीं बन सकती। ये अगर उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो माँ बनेंगी, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी वो सलाहियत सप्रेस हो जाती है। तो आपको डिग आउट करना है, वो रीज़न डिग आउट करना है जिसकी वजह से ये सब फर्टिलिटी हो रही है। तो आपने ज़ाहिर बात है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट चूज़ करनी है, एंड देन यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। बाकी ये कि क्या सक्सेस रेट है इन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का, तो इट्स 35.4% ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं अपने क्लाइंट को हमेशा ये कहती हूँ, ये 35 क्या, ये 95 हो।
अगर आप करते हैं और आपके पहले ही गो में ये आपके लिए सक्सेसफुल होता है, सो आपके लिए इसका सक्सेस रेट 100% है। लेकिन अगर आप इसको 10 टाइम्स करते हैं और ये 10 टाइम्स ही आपके लिए, मतलब खुदा ना करे ये फेल होता है, तो अगर इसका सक्सेस रेट 100% भी है तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बस आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अगर आप ART की तरफ जा रहे हैं तो ये कामयाब हो और बाकायदा वर्कअप करके जाएं, इसी तरह ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस मीडियम के ज़रिए आप लोगों को ये बताएंगी कि एक मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी के बहुत रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बांझपन का इल्ज़ाम लगा के ख़वातीन को टॉर्चर किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा सा बताइए कि मेल इनफर्टिलिटी के भी जो रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्पर्म एनालिसिस करके पता चलता है या वो सारा कुछ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और ये भी बताइए। चलिए कॉलर ले लेते हैं, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, जी। डॉक्टर साहिबा इसहाक बोल रहा हूँ हरीपुर से। जी इसहाक साहब पूछिए, क्या पूछेंगे आप? तो मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जी। तो एक साल बाद अमल हुआ था, वो ट्यूब में हो गया था ना अमल। जी। तो ट्यूब फट गई थी तो ऑपरेशन करके ट्यूब निकाल दी गई है। जी। उसके बाद अभी 5वां साल है, अमल भी नहीं हुआ। और क्या मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक ट्यूब के साथ अमल हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, रप्चर हो गई थी एक ट्यूब, अब एक ट्यूब है और वो पूछ रहे हैं कि एक ट्यूब के साथ हमल हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, बहुत क्यों शुक्रिया। नहीं। थोड़ा सा फर्टिलिटी रिड्यूस होती है बट इट्स हार्डली 10, 15, 20%। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और अगर नेचुरली नहीं हो रहा तो आप ART करवाइए, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कराइए, और क्यों नहीं हो सकता हमल। मेरे अपने कितने क्लाइंट्स हैं जिनके रप्चर्ड एक्टोपिक आइदर ऑफ साइड हुआ है एंड देन दे कंसीव 2-3 बेबीज आफ्टर दैट। अच्छा, तो बिल्कुल हो सकता है और नॉर्मल है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम वापस आते हैं उसी बात पे कि ये जो जेंडर होता है बच्ची का, ये भी बाप की तरफ से आता है। थोड़ा सा सब लोगों को, स्पेशली जो देहात में सुन रहे हैं, उनको ये बताइए कि लड़की या लड़के का पैदा होना भी बाप के उसकी वजह से है। और फिर अगर इनफर्टिलिटी है या जिसे हम बांझपन कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खातून का मसला हो, कभी कभी ये मर्द का भी हो सकता है और कभी कभी इन दोनों की कंपैटिबिलिटी का भी हो सकता है। इस बात के ऊपर प्लीज़ बहुत स्ट्रेस करके बात कीजिएगा। खातून कंट्रीब्यूट करती हैं बेबी में XX और फादर कंट्रीब्यूट करते हैं आइदर X आइदर Y। बिल्कुल। तो अब लड़के ने या Y देना है या X देना है। तो ये तो आई थिंक कुरान में भी मेंशन है कि औलाद जो है वो बाप की निस्बत से होती है। तो जब कुरान में है तो हमें तो इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं करनी है। साइंस भी और कुरान भी दोनों यही कह रहे हैं कि भाई औलाद जो है वो लड़के की उससे निस्बत से आती है। बाकी हाँ, धन दौलत जो होते हैं वो खातून की किस्मत में होता है। लेकिन ये कि बाकी अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं मेल सब फर्टिलिटी के। सबसे पहले तो उनका लाइफस्टाइल है। अगर वो रिक्रिएशनल ड्रग्स पे हैं तो वो भी कॉज करता है, स्मोकिंग कॉज करता है, ओबेसिटी मोटापा, हद से ज़्यादा वज़न होना, ये भी मर्दाना जो सब फर्टिलिटी है उसका एक कॉज है। इसके अलावा अगर बचपन में इनको मम्प्स हुए में हो, वो गले जो होते हैं वो हुए में हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन है, उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी पैदाइशी तौर पे जैसे ख़वातीन में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, उसी तरह मर्दों की ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। लेकिन वो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। दोनों के टेस्ट करा के दोनों का इलाज कराना एक साथ बड़ा ज़रूरी है। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए सवाल। राबिया बात कर रही हूँ पाकपतन से। जी राबिया पूछिए। मैडम हमारे ना शादी को 5 साल हो गए हैं तो अभी तक हमें अमल नहीं हुआ। जी। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स कमजोर हैं, उनके स्पर्म बहुत कमजोर हैं। जी। और मैंने अपने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, वो ठीक आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल ज्यादा आती है। ठीक है, आपके हस्बैंड की उम्र क्या है? 26। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब जो ये बहुत कॉमन कंप्लेन है कि जो हस्बैंड की रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर एजोस्पर्मिया है या एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं या काउंट कम है, तो इसको ठीक करने का क्या कोई तरीका है? और एक बात साथ साथ मैं बताती चलूँ, स्पर्म का जो भी उसकी क्वालिटी है उसका कोई ताल्लुक मर्दानगी से नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मल मर्द होते हैं, उनकी हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ जो स्पर्म की क्वालिटी है उसके अंदर ये फ़र्क आता है, जैसे किसी के खून में कोई फ़र्क आ सकता है। जी इसको बताइए, इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है।
हार्मोनल, नॉन हार्मोनल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसके थ्रू भी मुमकिन है। हम ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं, वही दवाई जो हम लोग खातून में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही दवाइयाँ हम मर्दों को दे सकते हैं। उससे उनकी हम लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी उनका HSA हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि हु इज़ हैंडलिंग यू। तो क्वैक्स के अगर आप कहेंगे हमने हकीम से इलाज कराया, हकीम या फलाने से इलाज कराया, आपको उन्होंने स्टेरॉइड्स दे देने और उन्होंने आपको हार्मोन्स दे दें और बस फिर सारी चीज़ें बर्न आउट हो जाती हैं। आप लोग ना ये जो दीवारों पे लिखा होता है और तरह तरह के लोग कुश्ते बना के दे रहे होते हैं, इसके ऊपर मत जाया करिए, क्योंकि इससे आपके गुर्दे और आपका जिगर भी फेल हो जाता है और ये मजीद आपके अंदर बिगाड़ करते हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोई भी एक चीज़ होती है जिसकी कमी होती है, जो कि आप खातून में भी दे सकते हैं और मर्द में भी। तो आप जाके प्रॉपर लाइसेंस्ड जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास जाइए और वो आपको, आपके हस्बैंड को भी और आपको देंगे और फिर मेक श्योर करेंगे कि हमल जो है वो ठीक तरह से हो जाए। अच्छा, ये सोचे ना कि सारा कुछ ठीक है, ये ना सोचे कि सारा कुछ ख़राब है। आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, मतलब आप एम कीजिए कि मैं कामयाब हूँगा। आप उस तरह ये ना सोचिए कि नाकामियाँ कितनी है। जब आप कहेंगे कि मैं कामयाब हूँगा तो आप कामयाब होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नाकाम हो तो आप तो सफ़र ही नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। एवरीथिंग इज़ गुड, यू स्टार्ट विद द स्मॉल। आप अपनी छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाइए। हो ही नहीं सकता कि ट्रीटमेंट ना हो। एक और भी चीज़ है, हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन से ये पूछना शुरू हो जाते हैं कि गुड न्यूज़ है कि नहीं। बहुत प्रेशर होता है बेचारे नए कपल के ऊपर। तो थोड़ा सा ये भी बताइए, एक तो माशरे को भी और दूसरा उनको भी, कि थोड़ा सा रिलैक्स होके अल्लाह मियां ने जब देना होता है तो दे देता है, इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर ताहिरा, मैं ये कहती हूँ, पहले कॉलर ले लेते फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर गुलाम से बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी पूछिए। वाइफ का इशू है, हमने जो ना ऑपरेट कराया हुआ है, बच्चों के लिए ऑपरेट करवाया, बच्चे दानी बंद करवाई है जी। तो उनका मसला आ रहा है उनको, एक तो जो है ना वो जो पीरियड्स का दौरानिया है ना, वो 3-4 माह आते ही नहीं है। जब आए तो वो 2-3 दिन माह चलते रहते हैं। ठीक है। उम्र कितनी है उनकी? जी, उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? 40 के करीब है। 40 के करीब। तो अच्छा, और कितना अरसा हो गया ये ट्यूबल लाइगेशन कराए हुए? ये तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल। और वजन कितना है? और वजन कितना है उनका? वजन उनका 80 के करीब है, 80। हाँ, अच्छा चलिए आप आंसर सुनिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अच्छा स्टेप है, उन्होंने, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, ट्यूबल लाइगेशन तो करा ली, लेकिन 40 के करीब मीनोपॉज भी और वेट गेन भी, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज है 50 से 10 इयर्स पहले, 50 के 10 इयर्स बाद ये पेरीमेनोपॉजल एज है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन होना, साइकिल्स का इरेगुलर होना, ये कॉमन है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि कैल्शियम की कमी हो ना पाए, शुगर ना हो पाए, खून ना कम हो पाए और ब्लड प्रेशर ना बढ़ पाए। इन चीज़ों का आपने रेगुलर ख्याल रखना है। बाकी अगर आपको 1 साल तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं, आप अपना एक टेस्ट कराएंगे जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इसके लेवल्स 30 से ज़्यादा आते हैं, सो दिस मीन्स कि आपकी ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है। एक नॉर्मल प्रोसेस, इसका ट्यूबल लाइगेशन से ताल्लुक नहीं है। अगर FSH ज़्यादा आ गया है और आपके 1 साल तक पीरियड्स बंद रहे हैं और उसके एकदम बाद आप या लिकोरिया महसूस करते हैं या आपको कोई ब्लीडिंग फील होती है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। आपने अभी अभी अपने डॉक्टर को दिखाना है। मतलब 1 साल बंद हुए, FSH आपका रेज हो गया, 30 से ज़्यादा हो गया और उसके एकदम बाद आप ब्लीडिंग डेवलप करें या लिकोरिया डेवलप करें, सो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। क्या आपकी ताकीद है? बस ये जो है, ये अपना कराएं, अपना रेगुलर चेकअप, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वज़न ज़्यादा है, एक ख़ास BMI होता है 19 kg पर मीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड BMI है फॉर नॉर्मल साइकिल्स। अगर इससे ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है, इसका मतलब है आपने अपना वजन जो है ना किलोग्राम में, उसको डिवाइड करना है, अपनी हाइट को लें सेंटीमीटर में, स्क्वायर में। उसके बाद जो आंसर आपके पास आता है ना, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, उसको 19 होना चाहिए। एक्चुअली नॉर्मल 25 से कम होना चाहिए। 25 से बढ़ा हुआ होगा वो, तो इसका मतलब है कि आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है और फिर आपको ना सिर्फ पीरियड्स के मसले बल्कि दिल के और बाकी भी अमराज हो सकते हैं, तो इसको कम करना
बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा, अब हम वापस आते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम वाइंड अप करने लगे हैं कि मदरहुड को लेकर आपका जो मैसेज है टू ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर एंड टू ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी मदर्स, जो मदर फीडिंग मदर्स भी हैं, जो माएँ बड़ी भी हो गई हैं, मेनोपॉज में आ गई हैं, उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए। माँ माँ है, कदर कीजिए इससे पहले कि आप उनको खो दें। और माँ एक ऐसा रिश्ता है ना जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई मदर 2 years बैक एंड आई मिस, अभी भी मुझे वो इतनी याद आती हैं, हर वक्त हर पल मेरे साथ होती हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। सो अपनी माँओं का हर लिहाज से ख्याल कीजिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे उनकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, चाहे वो जिसकी भी माँ है, मेरी माँ है, आपकी माँ है, उनकी माँ है, जिनकी भी है, बस माँ है। आपने उनकी कदर करनी है और आपने उनसे प्यार करना है। माँ सिर्फ़ आपसे प्यार मांगती है और बदले में आपको दुआ देती है, और माँ की दुआओं से अर्श हिलता है। बिल्कुल, कितनी सही बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपने जैसे सुना, अपनी माँओं की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके बच्चों की माँ हो। उनकी खुराक का, उनके माहौल का, और कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं। आप प्यार से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो उनकी जहनी सेहत भी अच्छी रहेगी, ऊपर ओवरऑल एक एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, तो पूरा का पूरा घर जो है वो सही रहेगा। तो आज से आपने ये अहद कर लेना है कि माँ की न्यूट्रिशन का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, अच्छी बैलेंस डाइट खिलानी है, चाहे वो आपकी बेटियाँ हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, बहुएं हैं, जिसको भी डाइट अच्छी हो। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। बाहर जाइए, चहलकदमी कीजिए, थोड़ा सा सनलाइट लीजिए। ये सारा कुछ आप करेंगे तो खुशहाल आपका घराना रहेगा। देखने का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सेहत सबके लिए, और हम बात कर रहे थे माँ मैटरनल हेल्थ की। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।